बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो कल फिज़िक्स का 9th क्लास का पेपर हुआ फेडरल बोर्ड का, उसकी एमसीक्यूज़ की जो की है वो शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ था चैप्टर नंबर 8 से, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है हमारे पास, ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कैंडेला। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो तो हम सबसे पहले उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर लेट्स सपोज सेल्सियस में 73 है तो आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। इसी तरह हमारे पास फ़ारेनहाइट में है, उसे पहले आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे फिर केल्विन में करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास वो केल्विन है। सेकेंड एमसीक्यूज था विच इज़ द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास एक रॉड होता है जिससे हम किसी भी चीज़ की डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि इसने उसमें कहा टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब की डेप्थ को फाइंड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है। अब थर्ड हमारे पास है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। ये मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया। कहते हैं जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट द टॉप ऑफ पाथ, जो ही बॉल एक ऊपर की तरफ जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो बॉल फॉर अ मोमेंट रुकती है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेट्स सपोज मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, बॉल ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जब बॉल ऊपर गई, पहले इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, बॉल टॉप पे पहुंची, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाए तब एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो जीरो तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 10 के इक्वल क्यों आई है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बॉल वर्टिकल मोशन में ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। और आपको पता है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है तो जी की वैल्यू -10 लेते हैं। बॉल ऊपर थी, फॉर अ मोमेंट रुकी, तो उस टाइम बॉल की जो हमारे पास एक्सेलरेशन थी वो हमारे पास 10 के बराबर थी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट था और जी की वैल्यू 10 होती है। अब नेक्स्ट जो 4 न्यूमेरिकल है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो आपको पता है न्यूटन हमारे पास जो यूनिट होता है फोर्स का होता है, यहाँ पे मैंने किया हुआ भी है। अब हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, फोर्स जो हमारे पास है 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और मास का स्टैंडर्ड यूनिट kg होता है, एक्सेलरेशन का ms-2। तो 1 न्यूटन हमारे पास kg ms-2 के बराबर होता है। फिफ्थ न्यूमेरिकल है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल व्हाट विल बी द चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी डबल कर दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। अगर वेलोसिटी को डबल करें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या चेंज आएगा, डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया हुआ जो ये फिफ्थ है Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। गिवन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो v हमारे पास इक्वल हो गया 2v के। अब जो हमारे पास नई सेंट्रीपिटल फोर्स आई है तो फॉर्मूला था mv² डिवाइड बाय r, तो v की जगह क्या मैंने पुट अप कर दिया 2v डिवाइड बाय r। अब 2 का स्क्वायर 4 होता, v का हमारे पास v², तो 4v² डिवाइड बाय r, 7
m भी था 4v²। अब आपने देखना है जो हमारे पास m 4v² डिवाइड बाय r, इसमें और जो हमारे पास ऊपर सेंटीमीटर फोर्स थी कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास नजर आ रहा है 4 एक्स्ट्रा है। 4 को जब बाहर ले आए तो ब्रैकेट में हमारे पास रह गया mv² डिवाइड बाय r। mv² डिवाइड बाय r fc के बराबर है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को डबल करने से सेंटीमीटर फोर्स 4 टाइम हमारे पास इंक्रीज होती है। 6 हमारे पास MCQs है। एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फुटबॉल, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसी पॉइंट पर रहती है, लोएस्ट पोजीशन पे होती है, जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, स्टेबल में लोएस्ट पॉइंट पर होती है। तो फुटबॉल हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। अगर मैं एक टेबल के ऊपर फुटबॉल को रोल करता हूँ तो हर इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन में तो चेंज आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है। तो इसकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास फुटबॉल है। 7 न्यूमेरिकल भी अक्सर बच्चों ने गलत किया। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, कहते हैं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की, वो एक्स एक्सिस पे लग रही है। व्हाट विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन की जो एक्स एक्सिस पे लग रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या होगा, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल के साथ cos थीटा का फॉर्मूला यूज होता है, एंगल नहीं दिया वहाँ। अब आपको पता है फोर्स हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पूछा हुआ है fx, तो दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास क्या है, पैरेलल एंगल है और वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, 10 न्यूटन की। आपने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। अगर वर्टिकल होता है तो एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फोर्स सेन थी कॉस, एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, एंगल हमारे पास पैरेलल था, पैरेलल का मतलब होता है 0, तो कॉस 0 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। आपको पता है वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास 9.8, जिसे हम 10 लेते हैं। सेंटर की बात कर रहा है तो हमारे पास जब आप सेंटर में जाएंगे तो एक फोर्स ऊपर से लग रही है, एक नीचे से लग रही है, लेफ्ट से लग रही है, राइट से। नेट फोर्स बेसिकली वहाँ पे 0 होती है और आपके पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू MA, आपको पता है A G के बराबर होता है। अगर हमारे पास फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ G का डायरेक्ट रिलेशन है, तो G की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है नेक्स्ट टाइम। G की वैल्यू हमारे पास एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 होती है, सेंटर में हमारे पास G की वैल्यू 0 होती है। 9 न्यूमेरिकल जो 9th MCQs है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। अब अक्सर बच्चों ने किसी ने फोर्स लिखा, किसी ने पावर लिखा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एनर्जी है। वो कैसे है हमारे पास, ये 9th MCQs का मैंने सोल्यूशन। किलो कहते हैं 1000 को, वॉट इसी तरह आ गया। आवर से सेकंड में जाएंगे तो आवर्स 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। आवर एक बड़ा यूनिट है। जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाया जाए तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 60 को 60 से किया 3600 आ गया, 1000 बाई 1000 साथ W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1000 को 36 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 3600 के साथ, तो 36 साथ में 2 0 36 के साथ थे, 3 0 1000 के साथ थे। तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 6, आगे 5 टाइम्स 0 आ जाएंगे और साथ में यूनिट आ जाएगा वॉट सेकंड। साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए 10 की पावर 6 आ गई वॉट सेकंड। बेसिकली मैं यूनिट बताना चाहता हूं। अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम t। अब पावर का हमारे पास जो यूनिट है वॉट, वर्क का हमारे पास यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड। अब वॉट सेकंड को मल्टीप्लाई किया, सेकंड डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, वो किसके बराबर आ गया जूल। तो बेसिकली किलो वॉट आवर हमारे पास आखिर में इसका जो यूनिट था वो जूल आया। और आपको पता है एनर्जी का भी यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो 10th MCQ था, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्शिमीडस प्रिंसिपल जो आपके पास है, उसके साथ आपकी बुक में लिखा है हाउ वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्शिमीडस प्रिंसिपल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट इज, तो ये आपके पास शाइनिंग सिल्वर सरफेस है। अक्सर बच्चों ने वाइट किया, वाइट गुड है हमारे पास रिफ्लेक्टर। सबसे अच्छा बेस्ट जो है वो हमारे पास जो शाइनिंग सिल्वर सरफेस बेस्ट होती है। अब जो लास्ट एमसीक्यू था, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो। तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा, तीनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। होप सो आपको डिटेल में मैंने ये एमसीक्यू समझा दिए हैं। अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।